नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। ठंड बहुत है और जो है लेकिन पढ़ाई तो करनी है। देखिए एग्ज़ाम आने वाले ना आपकी ठंड देखेंगे ना आपकी गर्मी देखेंगे, ठीक है ना। उनको समय पर ही होना है, निर्धारित समय पर ही होना है, ठीक है। एक पिछले यूट्यूब लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एक रोड मैप तैयार कर लिया था कि हमें आगे की जर्नी कैसे करनी है, आगे का रास्ता कैसे तय करना है। उसी रास्ते में आज हम लोगों का जो है पहला जो टॉपिक है वो संविधान। हम लोग पहले जो अपना एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का खाका तैयार किया था, संविधान था, इतिहास था, भूगोल था, पर्यावरण था, विज्ञान था, अर्थव्यवस्था थी। इन सब में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा संविधान है। हर एक एग्जाम में, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, लेकिन मुख्य परीक्षा से अभी मतलब नहीं है हमारा, प्रारंभिक परीक्षा और आरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक जो है क्वेरी आती है, एक प्रश्न लोगों ने हमसे मैसेज में पूछा, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे छात्रों ने, कि सर क्या आप जो बता रहे हैं क्या ये अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के लिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए इम्पोर्टेंट है, या राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, आपको एक बार बताएं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि वनडे एग्जाम की तैयारी केवल होती है रट रट के चले गए और आपका काम हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। रट के जाओगे, भूल जाओगे, और चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, आप सब में परेशान ही होगे। आप रटते रहोगे, भूलते रहोगे और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करते रहोगे। देखो कुछ नहीं होता, बस केवल लिखी हुई चीजों के बारे में अगर पता हो तो बड़ा एग्जाम क्रैक हो जाता है, और लिखी हुई चीजों के बारे में ना पता हो, सीधा सीधा रट के चले गए, तो वनडे एग्जाम के लिए हो जाता है, ठीक। तो आप लोग एक बार पढ़िए, एक बार, और उसको कायदे से पढ़ लीजिए, तो आपको बार बार उस चीज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, ठीक है। समय दीजिए। ऐसे आप 2-2 महीने, 3-3 महीने की तैयारी करके आप निकाल देंगे 4-5 साल और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक बार 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए पढ़ाई कर लेंगे तो आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे सब क्रैक होने की कगार पे आ जाएंगे। जरूरी नहीं पहली बार में ही सब कुछ हो जाए, जरूरी नहीं दूसरी बार में, हो सकता है 2-3-4 बार अटेम्प्ट लग जाएं, लेकिन आपकी ये श्योरिटी हो जाएगी कि आप एग्जाम को निकाल जरूर लेंगे, ठीक। इन सब चीज़ों पे डिस्कस हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। कैसे हमारा रोड मैप होना चाहिए, कैसे हमारी कैसे हम असफलताओं के बाद सफलताओं के लिए प्रयास करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। कैसे हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देंगे, कैसे हम लोग असफल होकर सफल हुए और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए हम लोग संविधान आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो संविधान में केवल ये चीज नहीं है कि रटी रटाई चीजें बिल्कुल रट लिया चले गए एग्जाम देने, बेटा कुछ नहीं होगा। आप लोग एक बार इनको समझ लेंगे। देखिए लिखा हुआ सब कुछ है, स्वराज पार्टी है, ये है, भारतीय संविधान सभा, निर्वाचित सभा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन इनको समझना जरूरी है। अगर एक बार समझ लिया तो मानसिक पटल पर आपके एक बार छप गया ना, तो एग्जाम चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई सा भी हो, आप सफल हो जाएंगे इसको करने में। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम तब देंगे जब हम आपको प्रश्न उत्तरी सॉल्व करवाएंगे, प्रश्न प्रीवियस या PYQ सॉल्व करवाएंगे, तो आपको पक्का पता हो जाएगा कि हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है, ठीक है। इसके पहले हमने YouTube वीडियो में जो है ये डिस्कस कर दिया था कि कितने चैप्टर, लगभग 42 चैप्टर हैं आपके, लगभग 42 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। 42 चैप्टर जल्द से जल्द इनको निपटाने का प्रयास करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। उसी में आज पहला चैप्टर है कौन सा, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, संविधान क्या है हमारे देश में, संविधान के बारे में अगर पता किया जाए संविधान क्या है, आपके घर में देखो हर चीज को अपने जिंदगी से रिलेट कर दो, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड ना हो। यदि ऐसा सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक। कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे ग्रह विज्ञान हो, चाहे वो आपके कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो गणित हो, चाहे सब आपके जीवन से रिलेटेड है, ठीक है, जीवन से संबंधित। तो ऐसे भारतीय संविधान भी संबंधित है। अब आइए संबंध देखते हैं कैसा है। देखिए आजादी के पहले अंग्रेजों द्वारा क्या किया जा रहा था, अपने देश का संचालन किया जा रहा था, भारत का संचालन किया जा रहा था।
अब कुछ लोगों को तो अच्छा लग रहा था और कुछ लोगों को बुरा लग रहा था। कुछ लोग अच्छा लग रहा था, जिनको अंग्रेज जो है सहायता देते थे उनको अच्छा लगता था, और जिनका दमन किया जाता था उनको बुरा लगता था। ठीक है, तो बहुत सारे नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे हमारे देश में चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए। और उसी के बाद दो व्यक्ति ऐसे हुए, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने एक नींव रखी हमारे देश में, संविधान की एक नींव। मतलब संविधान का मतलब होगा नियम कानून ऐसे जो हमारे द्वारा बनाए जाए। हमारे देश का नियम कानून अंग्रेज बनाएंगे, इनको नागवार गुजरी। इन्होंने कहा नहीं, हमारे देश का नियम कानून कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। और इनको उकसाने वाले, इनको विचार देने वाले कौन थे, एम.एन. रॉय थे। तो सीधे सीधे हम लोग पढ़ते हैं, एम.एन. रॉय ने, ये बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे और सिविल सर्वेंट भी थे। एम.एन. रॉय ने 1934 में, ठीक है, 1934 में एक विचार प्रस्तुत किया कि हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए, हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए। और स्वराज पार्टी से संबंधित दो व्यक्ति थे, जिनका नाम देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा क्या थी अभी बताते हैं, बस इतना जान लीजिए कि दो व्यक्ति थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। ठीक, अब ऐसे मांग कर लिया, लेकिन आधिकारिक पुष्टि कैसे हुई? जैसे आप लोग भी कभी कुछ मांग लीजिए, जैसे कुछ नौकरी मांग रहे हैं, कुछ बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं, कोई योजनाओं के अंतर्गत कोई राशन मांग रहा है, तो कोई घर मांग रहा है, तो कोई नाली मांग रहा है, तो कोई सड़क मांग रहा है, ऐसे मांगते रहते हैं। लेकिन आधिकारिक पुष्टि कब होती है? जब सरकार उस पर मुहर लगा दे। ऐसे आधिकारिक पुष्टि इनके संविधान सभा की मांग की आधिकारिक पुष्टि कब हुई? 1936 में फैजपुर अधिवेशन हो रहा था। कौन सा? फैजपुर, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था। तो फैजपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में फैजपुर है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान सभा क्या है। ठीक है ना, हमने कहा ना, एक एक लाइन में लिखे हुए शब्दों को हम पढ़ते जाएंगे और मतलब समझते जाएंगे तो दिमाग में छपता जाएगा। संविधान सभा, देखो, एक ऐसी सभा का मतलब होता है कमेटी, जिसमें कुछ लोग चुने जाते हैं, कुछ लोग होते हैं। ठीक है ना, जैसे कभी कभी देखे होंगे कि कहीं मीटिंग चल रही, नेताजी की मीटिंग चल रही है, तो कुछ छोटे मोटे नेता बैठे रहते हैं, वो सभा होती है। ऐसे एक ऐसी सभा जहां कुछ लोग इकट्ठे हों और वो लोग किसका निर्माण कर दें? संविधान का निर्माण कर दें। वो किसका निर्माण करें? संविधान का निर्माण कर दें। तो ऐसी सभा क्या कहलाई? संविधान सभा कहलाई। और हमारे देश में ये दो व्यक्ति इसी संविधान सभा की मांग कर रहे थे, जो हमारे देश के संविधान का निर्माण करे। तो इन्होंने मांग कब की? 1934 में। और इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि कब हुई? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। संविधान सभा क्या हो? अरे नहीं समझ में आता संविधान सभा क्या थी? अपना घर समझ लो, घर है तुम्हारा, ठीक है, घर के वो मान लो संविधान सभा है, घर तुम्हारा क्या है? संविधान सभा है। इस सभा के अंदर कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी कुछ लोग रहते हैं, उनको मान लो संविधान सभा के मेंबर। उनको क्या मान लो? संविधान सभा के मेंबर। और ये लोग क्या करते हैं? आपस में डिस्कस करके, ठीक है, कितने बजे छोटों को उठना है, कितने बजे घर से निकलना है, कितने बजे घर आना है, ये सब एक नियम कानून बनता है कि नहीं? अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है, बड़ों का आदर और सम्मान कैसे किया जाता है, तो एक नियम कानून के तहत घर चलता है कि नहीं चलता है? तो घर तुम्हारा संविधान सभा हो गया, तुम्हारे घर के सदस्य संविधान सभा के सदस्य हो गए, और जो उन लोगों ने नियम कानून बना दिए वो क्या हो गया? वो हो गया आपका संविधान। वो आपके संविधान, अगर उनको लिख दिया जाए तो वो संविधान हो गया। वैसे लिखा विखा नहीं जाता, मौखिक रूप से होता है, सबको पता होता है। लेकिन भारत देश की बात थी तो लिखित रूप में था, तो संविधान सभा समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो संविधान सभा की मांग हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं क्रिप्स मिशन 1942 में। इसने कहा देखो ऐसा है, संविधान सभा का निर्माण तुम कर तो लो, ये अंग्रेज लोग थे क्रिप्स मिशन, ठीक है, तो कहें संविधान सभा का निर्माण कर लो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी संविधान सभा के सदस्य होंगे वो निर्वाचन पद्धति से आएंगे। किससे आएंगे? निर्वाचन पद्धति से आएंगे, मतलब चुन के आएंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग चुनाव में जाते हैं ना, बैलेट मशीन में जो है अंगूठा लगाते हैं, दाबते हैं उसको, जो हमारा मतलब प्रत्याशी होता है, पसंदीदा प्रत्याशी होता है, उसके सामने हम लोग चुन लेते हैं उसको,
ऐसे ही उसने कहा कि देखो इसे कहते हैं चुनाव, इसे क्या कहते हैं, चुनाव। तो क्रिप्स मिशन 1942 का एक प्रस्ताव था कि संविधान सभा का निर्माण तो कर लो, अपने देश का संविधान बना लो, लेकिन जो लोग तुम्हारे देश का संविधान बनाएंगे वो निर्वाचित होने चाहिए, चुन के आए होने चाहिए। ठीक, इनकी बात अपनी एक सही थी अपने हिसाब से। ये सब इनकी अंग्रेजों की अपनी सोच थी। अभी बताएंगे कैसे ये सोच थी, क्यों कह रहे थे कि निर्वाचित सभा होनी चाहिए। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मेन फैक्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। तो समझ में आ गया क्या कहा इन्होंने, क्रिप्स मिशन ने कहा कि निर्वाचित सभा द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण, निर्वाचित सभा होनी चाहिए, जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो निर्वाचित होने चाहिए, पहली बात। फिर 4 साल हुआ, कैबिनेट मिशन आया 1946 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। बात निर्वाचित थी ही थी, लेकिन निर्वाचन के आगे एक ये हो गया प्रातिनिधिक निर्वाचन। प्रातिनिधिक निर्वाचन का मतलब कैसे होता है कि हर 10 लाख में 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि का चुना जाना था। यहां समझ लो 10 लाख की जनसंख्या, ठीक है, वो एक प्रतिनिधि को चुनेंगे, और यह प्रतिनिधि काहे का निर्माण में भाग लेगा, संविधान के निर्माण में भाग लेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है, ऐसे ही एक प्रतिनिधि यहां से तो दूसरा प्रतिनिधि, मतलब हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होना था। ठीक है, तो ये अगर प्रातिनिधिक निर्वाचन आ जाए तो आप आंसर मानेंगे कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, ठीक है ना। और 10 लाख में एक प्रतिनिधि चुना जाना था। ठीक है, और किसने ये कहा था कि निर्वाचित सभा के द्वारा संविधान सभा, निर्वाचित सभा होनी चाहिए, संविधान सभा जो होनी चाहिए वो निर्वाचित सभा होनी चाहिए, और क्रिप्स मिशन के तहत हुआ। ठीक, अब भाई हुआ निर्वाचन, निर्वाचन हुआ संविधान सभा का, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ। कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ठीक, और सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई कि 389 सदस्य चुने जाएंगे, 389 सदस्य चुने जाएंगे, जो कि 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य होंगे, 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य होंगे, और 93 देसी रियासतों से चुनकर आएंगे। 296 कहां से होंगे, ब्रिटिश भारत से, और 93 सदस्य कहां से होंगे, देसी रियासतों से चुनेंगे। और सीटें कितनी थी, 296। कितनी, ठीक, ब्रिटिश भारत की सीटें कितनी थी, 296। अब देखो, अब इसमें एक चीज समझ लो कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासत में क्या अंतर था। देखो, ब्रिटिश भारत का मतलब ये था 11 प्रांत थे उस समय, जैसे अपना आज उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सब करके आज 29 राज्य हैं। उस समय कितने थे, 11 प्रांत थे। प्रांत कितने थे, 11 प्रांत थे। उसमें कुछ एक जैसे बिहार प्रांत था, उत्तर प्रदेश तब नहीं था, मध्य प्रांत था, मतलब तब पूरा क्षेत्र था। ठीक है, दिल्ली था, ऐसे करके 11 प्रांत थे। और बलूचिस्तान भी एक प्रांत था, उत्तर पश्चिम सिंध था, ऐसे करके 11 प्रांत, कुल मिला के 11 प्रांत थे। तो उन 11 प्रांतों में जो ये थे, क्या नाम है, अंग्रेज थे। अंग्रेज 296 सीटों पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, और 93 सीटों पे राजा रजवाड़े देखे होंगे, अपने राजा जो थे 1857 के बाद मतलब लगभग पतन होने लगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शेष अवशेष बचे थे, मतलब रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, वही वाले राजा थे ये। तो 93 देसी रियासतों के राजा थे। यहाँ अप्रत्यक्ष शासन अंग्रेजों का ही था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, मतलब डायरेक्ट शासन नहीं करते थे। डायरेक्ट शासन राजा ही करते थे, लेकिन राजाओं के ऊपर कौन रहता था, राजाओं की लगाम किसके हाथों में रहती थी, अंग्रेजों के हाथ में। तो वो ऐसे कितने लोग थे, 93। तो ये लोग तो भाग नहीं लिए। देसी रियासत वाले कहे हम संविधान में भाग नहीं लेंगे। तो कितनी सीटों पर निर्वाचन हुआ, 296 सीटों पर। और 296 सीटों में 208 कांग्रेस से चुने गए थे, 73 मुस्लिम लीग से चुने गए थे, और 15 सदस्य कहाँ से चुने गए थे, अन्य लोग थे। जैसे देखे होगे ना, अपने यहाँ चुनाव होता है तो कुछ बीजेपी, तो कुछ कांग्रेस, तो कुछ छुटभैये जो निर्दलीय लड़ जाते हैं। कोई लोटा पे खड़ा है, तो कोई बाल्टी पे खड़ा है, तो कोई घर पे खड़ा है, तो कोई मोटरसाइकिल पे खड़ा है, तो वो अन्य वाले थे ना 15। तो 208 कांग्रेस के हो गए,
73 मुस्लिम लीग के हो गए और 15 हो गए अन्य के। तो कुल पूछा जाएगा कि कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, 296। होना कितनी सीटों पर था, 389 पर। ठीक है, होना कितने पर, 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित थी, होना इतने पर था, हुआ कितने पर, 296। क्यों 296 हुआ था, कारण होना चाहिए, क्योंकि देशी रियासत जो 93 की संख्या में थी उन्होंने भाग नहीं लिया था इसमें। ठीक, अब आते हैं, जो निर्वाचन हुआ था प्रत्यक्ष हुआ था कि अप्रत्यक्ष हुआ था। प्रत्यक्ष का मतलब सुनो, जैसे जैसे मान लो जैसे हम लोग गांव का प्रधान चुनते हैं तो प्रत्यक्ष चुनते हैं, भैया हमको वोट देना, भैया हमको वोट देना, भैया हमको देना। भैया क्या हुआ, चुनाव के दिन गए और चचा के जो भी मतलब अपने चाचा हैं, जान पहचान के हैं, देखते हैं रोज पैरों पे गिरते हैं आके, याद आ गया कि हाँ चाचा ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया, चाचा के चुनाव चिन्ह के आगे मुहर लगा दिए या ठप्पा मार दिए या फिर बैलेट वाला मशीन में बटन दबा दिए। तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब कैसे होता है, जैसे हम लोग जो है चाचा को चुन लें, ठीक है, और चाचा कोई दूसरे चुनाव में जाके किसी दूसरे को चुन लें, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने एक छोटी सी मतलब बात कहते हैं, जैसे बीडीसी का चुनाव होता है, देखे होगे, ठीक है। तो बीडीसी का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, क्यों, क्योंकि जनता चुनती है इनको। बीडीसी को कौन जनता डायरेक्टली कौन चुनता है, जनता चुन लेती है। और बीडीसी किसको, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाग लेते हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब कुछ बीडीसी, हम उतना गांव के बारे में नहीं जानते लेकिन यही होता है, बीडीसी जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देखो डायरेक्टली जनता ने किसको चुना, बीडीसी को चुना, बीडीसी ने किसको, ब्लॉक प्रमुख। लेकिन देख लो अगर इनडायरेक्ट रूप में देखो तो जनता ही किसको चुन रही है, ब्लॉक प्रमुख को चुन रही है। मतलब जनता अगर देखा जाए तो डायरेक्ट नहीं चुन रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली किसको चुन रही है, ब्लॉक प्रमुख को चुन रही कि नहीं चुन रही है। तो इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। ऐसे ही क्या हुआ था कि प्रांतीय विधानसभाओं से, कौन, प्रांतीय विधानसभाओं से, जो 11 प्रांत थी उन प्रांतों से उनकी विधानसभाएं संचालित होती थी, हर एक प्रांत की अपनी विधानसभा थी, उससे लोग चुने गए थे। या संविधान सभा के लिए लोग कहां से आए थे, प्रांतीय विधानसभाओं से लोग आए थे। तो कैसा चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। संविधान सभा का चुनाव कैसा था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। और एक चीज और बहुत खास ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष चुनाव तो था लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये अवयस्क मताधिकार पर था। अवयस्क का मतलब समझ लो, जैसे हम लोग चुनाव में भाग लेते हैं तो हम लोगों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। पहले 21 थी, फिर क्या कर दी गई, 18 साल कर दी गई। अगर 18 साल है तो तुम जो है चुनाव में भाग ले सकते हो। लेकिन अब पहले ऐसा नहीं था, पहले वयस्क अवयस्क 18 साल वाला सिस्टम नहीं था। पहले क्या था, अगर तुम कर देते हो, तुम्हारे पास एक मानक के अनुसार संपत्ति है या फिर तुम एक मानक के अनुरूप शिक्षा ग्रहण किए हो तो आप निर्वाचन में भाग ले सकते थे। समझ में आ गई बात। कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर, कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर निर्वाचन हुआ था। और यहाँ ये ध्यान रखना कि अवयस्क निर्वाचन था, मतलब वयस्क निर्वाचन नहीं था। 18 साल वाली उम्र यहाँ पर लागू नहीं होती थी, ठीक है। 16 साल का लड़का भी अगर कर अच्छा दे रहा है, मानक के अनुरूप संपत्ति है, शिक्षा है, तो वो भी क्या करता, अपने चुनाव में भाग ले सकता था। और अगर 20 साल का आदमी भी है लेकिन अगर कर नहीं दे रहा है, संपत्ति नहीं ठीक ठाक है और शिक्षित नहीं है, तो वो निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। अगर सोचो यार, देखो बात सही है कि शिक्षा जरूरी है निर्वाचन में, तो ऐसे लोगों को भाग ही नहीं लेना चाहिए कि दारू पिला के, ठीक है, नॉनवेज खिला के और चुनाव देखते हैं, अधिकतर ऐसा होता है। तो वो क्या करते हैं, लोगों को वोट घसीट लेते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, अशिक्षित ही लोग तो होते हैं। तो शिक्षा तो आज भी लागू होनी चाहिए। शिक्षा, निर्वाचन में शिक्षा जरूरी है। कितना मानक अगर आपने पढ़ रखा तभी आप निर्वाचन, क्योंकि आप देश का भविष्य चुन रहे हैं भाई। तो उस समय कुछ चीजें तो ठीक थी लेकिन ये अवयस्क वाली चीज गलत थी, हमको जहां तक लगता है। ठीक, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा इसको मिटा दें यार। देखो बहुत अच्छे आराम से पढ़िए, देखिए टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, ठीक। बहुत लोग आराम से जो है बहुत स्मार्टनेस के साथ पढ़ते हैं, आता जाता कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग आराम से पढ़िए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। जैसे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे ना तो आपको रटने की चीज़ें नहीं पड़ेगी। अब पूछ लिया जाए, अब इसके निर्वाचन पढ़ाइए, पीसीएस में कई बार पूछा गया, आरओ में पूछा गया है
और अधीना सेवा चयन आयोग के मेंस में बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा ये प्रश्न कि वयस्क निर्वाचन प्रणाली क्या था, पूछा जाएगा ऐसे कि निम्न। अच्छा चलिए अभी अभी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना, तो उसमें देखेंगे। अब बात हुई आपके सदस्य चुन के आ गए, ठीक है ना, सदस्य आपके चुन के आ गए अवयस्क निर्वाचन प्रणाली से, प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्य चुनकर अब क्या हो चुके थे, आ चुके थे। आगे बात बताते हैं, रुकिए थोड़ा सा लिखकर बताएंगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए अब क्या होने लगी, जब आदमी आ चुके हैं तो ऐसा तो है ना कि आते ही बिल्कुल अपना अपना फरमान जारी कर देंगे, भैया ऐसा है कि ये मेरा फरमान है, ऐसे संविधान होना चाहिए। दूसरा है कहे ऐसे संविधान होना चाहिए, मतलब 296 आदमी एकदम चढ़ जाए एक दूसरे के ऊपर कि नहीं हमारे लिखे हुए कानून चलने चाहिए, वो कहे नहीं हमारे लिखे हुए कानून, ऐसा नहीं था। उसके लिए क्या हुआ था, 296 सदस्य जो भी थे, ठीक है ना, जो भी 296 सदस्य थे, इन लोगों को ये लोग क्या करते थे, संविधान सभा की बैठक में भाग लेते थे, संविधान सभा की बैठक में भाग लेते थे, ठीक है। इसको बोलते थे अधिवेशन, क्या बोलते थे इसको, अधिवेशन बोलते थे। एक बैठक हुई तो कौन सा हुआ, अधिवेशन हो गया, ठीक है। एक बैठक हुई तो पहला अधिवेशन, दूसरी बैठक हुई तो दूसरा अधिवेशन, ऐसे करके लगभग 11 अधिवेशन हुए थे। कितने, 11 अधिवेशन। देखो कुछ वेबसाइट में 12 अधिवेशन लिखा हुआ है, उसको न मानिएगा, क्योंकि आयोग जो मानता है वही मानना, ज्यादा विकिपीडिया बने तो एग्जाम से बाहर हो जाएगा, सीधी बात बता रहे हैं। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था, पहला अधिवेशन जो था, पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और संविधान सभा का अधिवेशन किस लिए हो रहा है, संविधान के निर्माण के लिए। किसके लिए हो रहा है, संविधान के निर्माण के लिए। ये चीज ध्यान रखना, बहुत लोग रट लिए संविधान सभा, पता नहीं काहे लिए थी ये थी संविधान के निर्माण के लिए। इसका पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, कायस्थ थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये उस समय जो ये अध्यक्ष चुने गए थे, पहले ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब समझे, मतलब बड़े बूढ़े जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे, तजुर्बा इनको ज्यादा, इनको बना दे अध्यक्ष, ठीक है। 2 दिन बाद इन लोग समझ में आ गया कि अध्यक्ष जो है ना, ये तजुर्बे के हिसाब से नहीं, ये योग्यता के आधार पर होते हैं। 11 दिसंबर 1946 का दिन आ गया, तजुर्बा चला गया। 11 दिसंबर 1946 का दिन आया और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक, कोई दिक्कत, स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। इतनी बात शायद समझ में आ गई। अधिवेशन, पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, अधिवेशन हो कह रहे हैं संविधान के निर्माण के लिए, और 9 दिसंबर 1946 को पहला हुआ जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो चुका था, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक बात पता होना चाहिए कि संविधान सभा क्यों थी, हर चीज के लिए क्यों संविधान सभा, क्यों, ठीक है, यानी संविधान के निर्माण के लिए, ठीक। अधिवेशन क्यों, संविधान के निर्माण के लिए, ठीक। अब चलिए आगे की बात करते हैं। ये 2 चीजें हो गई। एक चीज और ध्यान रखना, आजकल एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अभी हाल ही में विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कितनी महिलाएं चुनी गई हैं। अभी जो हाल ही में जहां जहां विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं, जैसे गुजरात में हुआ, दिल्ली, वहां हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा महिलाओं की संख्या जरूर पूछी जाती है, रट के जाइए, करंट अफेयर्स में बहुत आता है। ऐसे ही जब प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, कौन सा अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, अभी बताया प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और उसमें महिलाएं कितनी थी, 9 महिलाएं थी, 9 महिलाएं हैं, 9 महिलाएं और 260 सदस्य थे। तो 260 सदस्य याद रखो चाहे ना रखो, लेकिन 9 महिलाएं जरूर याद रखना, ठीक है। 9 महिलाएं थी, 260 सदस्य थे और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये चपरासी से लेके पीसीएस तक के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और आईएएस के एग्जाम में भी बहुत पहले आता था,
ठीक है, अब आईएएस का पैटर्न ही अलग हो गया, उसके बारे में कभी चर्चा अगर आप लोग कहेंगे तो करा जाएगा कि कैसे क्या डिफरेंसेस होते हैं आईएएस, पीसीएस और छोटे एग्जाम्स में। ठीक है, उनके बारे में ब्रीफिंग कर देंगे कभी, हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। तो 9 दिसंबर हो चुका, 11 दिसंबर हो चुका, और वही 2 दिन बाद 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर आई, और 11 दिसंबर के 2 दिन बाद 13 दिसंबर आई 1946 का दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट था वो था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा भाई? उद्देश्य प्रस्ताव। ये क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब अगर समझा जाए तो हमारे संविधान के निर्माण का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग संविधान के निर्माण की मांग कर, मतलब संविधान का निर्माण करना चाह रहे हैं, ये इस प्रस्ताव में उल्लिखित था। ये इस प्रस्ताव में उल्लिखित था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भैया जवाहरलाल नेहरू ने एकदम क्लियर बता दिया, पानी की तरह साफ कर दिया कि काहे लिए हम लोग संविधान का निर्माण कर रहे हैं। कह रहे हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग थी। कुछ हम बता देना पॉइंट क्या क्या थे, उद्देश्य क्या था। संप्रभुता की मांग। संप्रभुता मतलब समझते हैं? बताएंगे आगे। संप्रभुता मतलब होता है कोई देश तुम्हारे देश की सीमा के अंदर घुस ना पाए, ये संप्रभुता होती है। ठीक है, ऐसे करके अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब बोलने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, क्या उद्देश्य है हमारे संविधान का? कि हमें बोलने का, हमारी जनता को बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में कई सारे बिंदु थे। ये बिंदुओं को याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था, कि संविधान के निर्माण का उद्देश्य क्या है। इसको रखा किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। किस दिन रखा था? तो अगर ऐसे याद करेंगे 11 दिसंबर, 11 के बाद 13 दिसंबर, और 11 के बाद 13 दिसंबर, और इससे पहले 9 दिसंबर। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर याद रखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और दूसरा प्रश्न यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा कहां गया होगा? कहां रखा गया होगा? संविधान सभा के समक्ष। कहां पे? संविधान सभा के समक्ष। ठीक है भाई, संविधान सभा हो रही वहीं तो रखेंगे। तो पारित कब हुआ? बहुत समय ले लिए यार, लगभग 8 3 9 3 12, 1 महीना और 8 दिन ले लिए, क्योंकि दिसंबर 31 की होती है। तो 1 महीना 8 दिन ले लिए केवल इस प्रस्ताव विचार करते कि इसको पास किया जाना, क्या किया जाए कि ना किया जाए। तो पास हो गया भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग चीज आ रही है उसको समझिएगा। 26 नवंबर वाली डेट बड़ी कंफ्यूज करती सबको भाई। क्यों कंफ्यूज करती है? सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। अब देखो, नौकरी करने के बाद थोड़ा सा थकान आ जाती है। लगभग गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाने के बाद घर आओ, घर आने के बाद तो थोड़ा सा हो सकता है कि डिग्रेडेशन लगे, लेकिन पूरे उत्साह और जोश के साथ दोस्तों आप लोगों की तैयारी मैं करवाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी की बात हो चुकी है। ठीक है, अब आता है ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो गए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखो, जितना किताब में लिखा है बेटा उतना ही पढ़ना, क्योंकि आयोग भी उतना ही मानता है। कहीं कहीं वेबसाइट्स में ये 17 दिन तुमको दिखेगा। ठीक है, इसको मत मानना, भले वो सही हो। तुमको अपने नंबर से मतलब है, तुम्हें अपने एग्जाम के नंबर से मतलब है। बहुत ज्यादा चीजों की एनालिसिस नहीं करना कि तुमको पीएचडी रच डालनी है उसमें ना। तुमको केवल एक काम करना है दोस्त, अपने एग्जाम को सब कुछ नहीं जानना है, उतना जानना है कितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं ना, फिर वो देखे होंगे कि बड़ी बड़ी मतलब इलाहाबाद में और दिल्ली में
केवल वो बाबा बन के रह जाते हैं, कहते हैं वो बाबा वो वाले फलाने वाले कमरे 11 साल या 12 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा नहीं बनना है, उनको आता सब कुछ है, बस उनका एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, तो बाबा नहीं बनना है, एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम के लिए सब कुछ नहीं जानना है, ठीक है, एग्जाम के लिए उतना जानना है जितना तुम्हें जानना चाहिए। ठीक, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद आ गई थी तिथि कितनी, 26 नवंबर 1949। जो डालना देखना वही है कि नहीं। 9 दिसंबर 1946 से ये पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 की डेट आ गई थी कि नहीं आ गई थी। हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था, संविधान तैयार। अब ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हो चुका था। अधिनियमित, अंगीकृत मतलब स्वीकार कर लिया गया था, और आत्मर्पित हो चुका था। ठीक, ये डेट याद रखना है। मतलब अब सारी, मतलब 1934 की मांग, 1934 की मांग, देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की मांग, किसी दिन विचारों की मांग पूरी हुई। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनके तैयार हो चुका था। समय कितना लगा था पहले अधिवेशन से, समय तो इसे बहुत लग गया 1934 से लेकर इस दिन तक के देखोगे। लेकिन अगर देखा जाए कि संविधान सभा का निर्माण हो चुका था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और 9 दिसंबर 1946 के लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 की तिथि आ गई, और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया था हमारा संविधान। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा शायद। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हमको प्रॉब्लम होगी। शायद मैंने अपनी बात को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। अभी 5 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरे एक बार एक कहानी की तरफ फिर से दोहरा देंगे और शायद आपको याद हो जाएगा। दिन आया 24 जनवरी 1946 को। तिथि मत याद करिएगा बेटा, तिथि याद करने के चक्कर ना 24 जनवरी 1950, सॉरी, अब 49 के बाद 50 है तो आएगा। लगभग 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। किस पर? संविधान पर। संविधान पर कभी देखे हैं जब रिजल्ट आता है, अभी जो है कोई भी रिजल्ट आएगा, अभी यूपी पीसीएस का आया था प्रीलिम्स का एग्जाम, ठीक है, तो उसमें और भी तमाम एग्जाम होते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम होते हैं, तो यूपी SSS या यूपी पीसीएस, तो इसमें नीचे देखे होंगे सबके सिग्नेचर होते हैं, इसे इसे करके सबके 4-5 लोग सिग्नेचर होते हैं। इसका मतलब होता है कई प्रक्रियाओं से पास हो चुका है। जितने सदस्य यहाँ पे जरूरी थे उनके सदस्यों के सिग्नेचर हो चुके हैं। अब इस पर उंगली केवल न्यायालय उठा सकता है। ठीक, तो ये यूपी पीसीएस, यूपी SSS की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ये यूपी पीसीएस, यूपी SSS की बात कर रहे हैं। यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है, कोई अलग नहीं है। तो नीचे 3-4 लोग सिग्नेचर होते हैं, ठीक ना, कई लोग सिग्नेचर होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अब ये अब पूरी तरीके से लागू करने के लिए जब सिग्नेचर हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है रिजल्ट पब्लिश करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ऐसे क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को, भगवान करे जल्दी से आप लोगों का नाम इस पीडीएफ में आ जाए, जो लोग बेरोजगार हैं जल्दी से इस पीडीएफ में आपका नाम आ जाए, आपके लिए आपके भी सपने साकार हों। 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्य, 200, इतना तो क्या पन्ना में जगह न रही होगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखो 284 सदस्यों ने क्या किया, संविधान पर हस्ताक्षर किए। और 2 दिन बाद 26 जनवरी, सबको पता है, लड्डू खाने जाते थे स्कूल में बचपन में, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका लागू हो गया। तो आपका जो पहला चैप्टर हुआ संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कोई शायद ही क्वेरी रह गई होगी, तो धीरे से एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं जल्दी से, और आपका ये लेक्चर समाप्त किया जाएगा। सबसे पहले 1934 का समय था। 1934 में एम एन रॉय ने विचार दिया, किसको,
दो लोग थे, चितरंजन दास देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को, वैसे जगह का नाम हम नहीं बताना चाहते क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, पटना में पटना अधिवेशन हो रहा था, वहां पे इन्होंने संविधान सभा के निर्माण का विचार रखा। फिर उसके बाद 1936 में फैजपुर अधिवेशन में उसकी पुष्टि हो गई। फैजपुर अधिवेशन में उसकी पुष्टि हो गई 1936 में। फैजपुर कभी पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र का एक गांव है, ठीक है ना। फैजपुर अधिवेशन में उसकी पुष्टि हो गई और संविधान सभा के निर्माण का पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया, यानी वो घर बनने के लिए तैयार था और वो सदस्य चुनने के लिए, सब वो घर बनने के लिए तैयार था जहां पे हमारे भारत का संविधान, जिस घर में हमारे भारत का संविधान लिखा जाना था, उस घर को हम लोग संविधान सभा का नाम देंगे, ठीक है। उसके तुरंत बाद में हम लोग तुरंत बात करते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्रिप्स मिशन ने एक बात कही, देखो ऐसा है, जो भी इस घर के सदस्य होंगे वो निर्वाचन ये चुन के आएंगे, ऐसा नहीं कि रंगैया बुदैया किसी को घुसेड़ लोगे अंदर, ठीक है। निर्वाचन करके आएंगे, निर्वाचन करके घुसेंगे अंदर, ठीक है, चुन के आएंगे। और वो दिमाग उनका था, अभी हम बताते हैं क्यों 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 वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे अंग्रेजों को, क्योंकि उनको ये नहीं लगता था कि हमें देश को आजाद करना। वो चुनने में कहीं ना कहीं भड़मंजा करके अपने आदमी को घुसेड़ देते। तो चाहे तुम जितना संविधान सभा का निर्माण कर लो, अपने ही आदमी उनको दिखने थे, अपने ही आदमी उनके फेवर में सारे डिसीजन लेते, ठीक है। इस कारण से वो कह रहे थे कि प्रतिनिधि चुनने चाहिए, प्रतिनिधि चुने हुए होने चाहिए। 1946 कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि प्रातिनिधिक निर्वाचन होना चाहिए। प्रातिनिधिक निर्वाचन का मतलब होता है कि 10 लाख जनसंख्या में एक जनसंख्या यानी प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरी जनता संविधान निर्माण के लिए भाग लेने लगे। पूरी जनता संविधान, हर एक घर का अपना अपना संविधान चल रहा है, ऐसा नहीं है। 10 लाख जनसंख्या पर एक आदमी चुना जाएगा, जो कि कहाँ किस घर में जाएगा, उस संविधान सभा वाले घर में जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कितने सदस्य थे, 389 सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें 296 जो थे वो थे क्या बोलते हैं, 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 देसी रियासतों के सदस्य थे। 93 सदस्यों ने भाग ही नहीं लिया, तो कितने सीटों पर निर्वाचन हुआ था, 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ। और 296 सीटों में 208 सीटें कांग्रेस, 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग और 15 सीटें जो है अन्य सदस्यों को आवंटित हुई, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके सदस्य चुन के आ गए। अब एक डेट निर्धारित की गई 9 दिसंबर 1946, और 9 दिसंबर 1946 को उस तिथि में आपके जितने भी लोग थे उन लोगों ने एक पहला अधिवेशन रखा कि आज संविधान सभा पर संविधान के निर्माण पर पहली चर्चा होगी, जिसको पहला अधिवेशन कहा गया। पहली चर्चा हुई, पहली चर्चा के बाद उसमें अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा, वो अनुभव के आधार पर अध्यक्ष बने थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है अध्यक्ष बने, वो स्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को एक संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि हमारे संविधान का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है। समझ में आ गई होगी शायद हमारी बातें। फिर 9 दिसंबर 1946 के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय बीत चुका था और दिन आ चुका था 26 नवंबर 1949 का। 26 नवंबर 1949 का दिन आया दोस्तों, और हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हो गया था। लेकिन लोगों के जो अंतिम रूप से सहमत थे 284 लोगों ने 24 जनवरी 1950 को लगाई, और यही कारण है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लिखा जाता है। अगर हम लोग 24 जनवरी वाली डेट को नहीं काउंट करते हैं, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन होगा, यही आपके विकिपीडिया पे मिलेगा। लेकिन आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही लिखना है। यानी इन लोगों ने क्या मान लिया, जिस दिन हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने, उसको भी गिन लिया, तो यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हो गया, और 26 नवंबर 1949 का दिन था। ये सब हो चुका, ठीक है। अब 24 जनवरी 1950 को आपका संविधान पूरी तरीके से लागू होने के लिए तैयार था, और 2 दिन बाद, एक दिन सब लोगों ने खुशियां मनाई और दूसरे दिन लागू कर दिया गया 26 जनवरी। भाई एक दिन में लड्डू बने कि नहीं, 25 जनवरी के लड्डू बने होंगे, तो 26 जनवरी को अपना लागू हो गया। गाजे बाजे का इंतजाम था, खूब बजे होंगे, लड्डू बटे होंगे, और इसी के साथ आपका संविधान का पहला चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।